मंच पर विराजमान आदरणीय सोमनाथ सचदेवा जी, माननीय सतीश जी, देशराज शर्मा जी, विजय नड्डा जी, अवनीश भटनागर जी, स्वामी जी का तो मार्गदर्शन हम लोगों ने सुना, सुनील डोगरा जी और सामने बैठे हुए सभी इस शिक्षा महाकुंभ में एकत्रित छात्र छात्राएं, प्राध्यापक और शिक्षाविद बहनों और भाइयों, मैं मूलतः एक शिक्षक हूं, एमएससी बीएड हूं और मैंने कुछ वर्ष स्कूल में पढ़ाने का काम किया है, बहुत ही कम समय के लिए। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बन गया। वैसे मुझे लोग पूछते एमएससी कौन से विषय में किया, तो मैं कहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और देखिए, पहले ही प्रेम पत्र पकड़वा दिया कि आपको 12 से 15 मिनट ही बोलना है, क्योंकि पता है ये भाजपा में है, राजनीति में है, तो माइक छोड़ने के लिए कभी कोई नेता तैयार नहीं रहता है और बाकी जो बैठे रहते हैं उनको भी माइक जल्दी चाहिए रहता है और ज्यादा समय बोलना होता है। मैं प्रयास करूंगा जो आपने समय दिया है उसमें मेरा विषय समाप्त करने का। तो संघ में जाने के बाद, प्रचारक निकलने के बाद अभी कई वर्ष हो गए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कोई पूछेंगे तो मुझे उत्तर देना उसका नहीं आएगा, क्योंकि जीवन की केमिस्ट्री बदल दी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और प्रचारक बना। हम लोग शिक्षा की जब बात करते हैं, यहां तो भारतीय शिक्षा का जो ग्लोबल महत्व है इसके ऊपर बोलना है। तो शिक्षा का एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य बच्चे को, सामान्य माता पिता को अगर पूछते हैं कि पढ़ना क्यों है, तो एक कॉमन विचार, एक वाक्य सुनने को मिलता है, पढ़ लिख कर बड़ा होना है। पढ़ लिख कर बड़ा होना है, कोई भी कहेगा पढ़ लिख कर बड़ा होना है। ये बड़ा होना मतलब क्या, यहीं पर सब झमेला है। भारत में पढ़ लिख कर बड़ा होना का अर्थ अलग है और विदेश में पढ़ लिख कर बड़ा होना का अर्थ अलग है। ये बड़ा होने की कंसेप्ट में जो है वो फर्क है भारत में और बाकी देशों में। और हमारे देश में शिक्षा जो हुआ करती थी, मैं आज की शिक्षा की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैकॉले के कारण हम लोगों के अंदर जितने प्रदूषण आए हैं उन प्रदूषणों से भरी हुई शिक्षा पद्धति है। तो इस शिक्षा पद्धति से पढ़ लिख कर बड़ा होने की गुंजाइश कम है। लेकिन जो हमारे देश में शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, आश्रम जो हुआ करते थे, गुरुकुल जो हुआ करते थे, उसमें जो हमें शिक्षा पद्धति मिलती थी, उससे व्यक्ति को जीवन का अर्थ समझ में आता था। और वो जिसको जीवन का अर्थ में क्यों हूं, मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य समझ में आने के बाद जो व्यवहार वो करते थे बाहर में, वो व्यवहार जो सीखा है उसके अनुकूल होता था और उसके कारण वो बड़े बनते थे और उनके पास देखकर लोग अपने जीवन की यात्रा मार्गक्रमण करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हम सबको पता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर जिनको अस्पृश्य कहा जाता था, जिनको दलित कहा जाता था, शोषित वंचित कहा जाता था या कहा जाता है, उनके लिए अपना सारा जीवन दिया, ये हम सबको पता है। लेकिन ये अंबेडकर नाम उनका खुद का नहीं है, ये आजकल के युवाओं को भी पता नहीं होगा। उनका मूल नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, लेकिन मूल नाम था भीमराव रामजी सकपाळ। तो ये सकपाळ का अंबेडकर कैसे हो गया? सकपाळ का अंबेडकर होने का कारण यह है कि उनके एक शिक्षक थे, जिस शिक्षक का नाम अंबेडकर था। अब जब शिक्षक छात्र को ऐसी शिक्षा देता है, ऐसी शिक्षा देता है कि वो छात्र अपने शिक्षक का नाम लेता है, तब हम समझते हैं कि जब शिक्षक का व्यवहार और उसका सिखाना, इसमें अगर अंतर नहीं होगा तो
तो उसको देखकर अनुकरण करने की इच्छा छात्रों में निर्माण होगी। बात सिर्फ सिखाने की नहीं है, सिखाने वाले का चरित्र क्या है, सिखाने वाला अपने आचरण में उस चीज को लाता है या नहीं है, उस पर उसके सिखाने की गंभीरता और गहराई में छात्रों के अंदर उसको उतरने की क्षमता उस पर निर्भर करती है। नहीं तो हम लोग तो मराठी में पोपट पंची कहते हैं, अभी वो हिंदी में शब्द शायद नहीं है, मतलब बस बोलते जा रहा है। अरे जैसे बोल रहे हो वैसे तुम्हारा आचरण है क्या? तो अंबेडकर नाम के शिक्षक का आचरण था, इसलिए भीमराव रामजी सकपाळ ने अंबेडकर नाम ले लिया। कई उदाहरण बताते समय अंबेडकर जी की आंखें भर आती थी। उनके एक शिक्षक थे और जब ह्यूमिलिएशन में, अभी यहां देखा तो यहां जगह नहीं थी बैठने के लिए, इसलिए कुछ छात्र यहां सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अंबेडकर जी के बाल्यावस्था में चूंकि वो दलित थे उनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, और एक गणित सुलझाना बैठे हुए बेंच पे बैठे हुए लड़कों को नहीं जमा, तो अंबेडकर जी उठे और बोले मैं लिखता हूं। और जब ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए गए तो ऑब्जेक्शन लिया सामने बैठे हुए बच्चों ने, कहा कि इसको ब्लैक बोर्ड को छूने मत देना क्योंकि उसके पीछे हमारे टिफिन है और टिफिन भ्रष्ट हो जाएंगे अगर ये बच्चा, दलित का बच्चा, चौक से उसको स्पर्श करेगा। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए एक दिन अंबेडकर जी, छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, भयंकर भीग कर स्कूल में आया। तब उनका शिक्षक कहता है, जो ब्राह्मण है, जो उनको कहता है बेटा तुम भीगे हुए, अपने बेटे को बताया जा घर में लेकर जा उसको, तुम्हारे कुछ कपड़े उसको दे देना, वो पहन कर आएगा और खाना घर में जो बनाए उसको खिलाकर लाना। और ये जब उस बच्चे ने किया अपने दोस्त के साथ, ये उदाहरण आजीवन अंबेडकर जी दलित चळवळ, दलित जो ये थे क्रांतिकारी थे, उनके अंदर बताते थे कि ये मुझे अनुभव एक ब्राह्मण शिक्षक से आया है। अब उस शिक्षक के कारण उनके अंदर चेतना जागी है। शिक्षक परिवर्तन कर सकता है अगर उसका व्यवहार, अगर अपने विचारों के अनुकूल हो। पढ़ाई करते थे बैठकर, जब घर में लाइट नहीं थी तो एक पार्क है, जापानी बाग कहते उसको, सका पाटिल उद्यान, वहां मुंबई में पढ़ने के लिए बाहर जाकर बैठते थे। इवनिंग वॉक के लिए एक शिक्षक आते थे, उन्होंने देखा इस मेधावी छात्र को और उसको कहा तुमको जितनी किताबें चाहिए मैं दूंगा। और जब 10वीं में अव्वल आए तब उन्होंने संयोगवश, चीफ गेस्ट के नाते वही टीचर थे, और उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध और उनका चरित्र किताब उनको दी। उसको पढ़कर भगवान गौतम बुद्ध के विचारों की गहराई अंबेडकर जी के अंदर आई, और बाद में जब मतांतरण करने का उन्होंने सोचा, इस्लाम या ईसाई मत में नहीं गए और वो भगवान गौतम बुद्ध के बुद्धिस्ट धर्म में गए। शिक्षक ये कर सकता है, और भारतीय शिक्षक ये कर सकता है। और भारत में जो हमारी प्राचीन शिक्षा है उसमें जितने भी आप श्लोक निकालो, सब में विश्व की ही कल्पना की है। फिर वो कृणवंतो विश्वमार्यम होगा, अयम निजा परो वेति धारणाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम होगा, या किसी भी प्रकार का कृणवंतो विश्वमार्यम होगा। मैं इन सब बातों के डिटेलिंग में नहीं जाता क्योंकि सब धुरीण बैठे हुए यहाँ पर ये सब चीजें जानते हैं कि आर्य क्या होता है, लेकिन हमने हमेशा विश्व की ही कल्पना की। ज्ञानेश्वर महाराज नेवासा में एक पिलर को पीठ लगाकर बैठते, 14 साल की उम्र है उनकी, और वो जब पसायदान मांगते हैं उसमें कहते हैं दुरितान से तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। मतलब सारा विश्व जो है अपने स्वधर्म का सूर्य उगता हुआ देखे। ये कल्पना महाराष्ट्र के एक देहात में रहने वाला एक लड़का जो है, जो संत ज्ञानेश्वर जिनको हम कहते हैं, विश्व की कल्पना करते हैं। हमने भी कहा है कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानव। हमारे यहां पर जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान अर्जित करके घर भरने के लिए नहीं किया, तो अपने चरित्र में उस ज्ञान को उतार कर अपने चरित्र से हम दूसरे लोगों को सिखाएंगे। और ऐसे सिखाने का काम किया था हमारे देश के लोगों ने।
लेकिन ये पहचान कर अंग्रेजों ने इसको खत्म करने का षड्यंत्र रचा और फिर हम मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से आज के दिन आए हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई है। कोई भी नीति को जमीन में उतारने में बरसों लगते हैं, आसान नहीं है। राज्य सरकार ने पहले उसको एक्सेप्ट करना, उसको कार्यान्वित करना, उसकी किताबें बनना, उसको पढ़ाना शुरू करना और उसके बाद में उसके पढ़े लिखे लोग, मेरे अनुमान से कम 30-40 वर्ष लगेंगे। जब, क्योंकि देखिए कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन्होंने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है अभी तक, क्योंकि शिक्षा अल्टीमेटली राज्य सरकार का काम है। हमारे संस्कार, हमारे विचार, ग्लोबल जब हम बात करते हैं, पर्यावरण, महिला, भाषा, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, कालगणना, इन सारी चीजों का दुनिया के ऊपर प्रभाव है और ये सब शिक्षा की चीजें हैं। ये सिखाई जाने वाली चीजें जिसके कारण ये सारी दुनिया में कालगणना, ज्योतिष, ये सब हमारे शिक्षा के विषय है जिनका दुनिया पर प्रभाव है और भयंकर प्रभाव पड़ सकता है अगर ये अपने खुद के स्वरूप में प्रकट हो। मोदी जी ने सिर्फ योगा को वैश्विक दिवस के नाम पर मनाना शुरू किया। आप देखते हैं दुनिया के 150 से अधिक देशों की टीम्स ये जनवरी महीने में भारत में आना शुरू होती है। 3-4 महीना जितने भी योगा के विद्यालय देश में सब फुल रहते, विदेशी छात्रों से योगा सीखते हैं, वहां चले जाते हैं। जिसको उत्तम योगा आता है ऐसा योगा शिक्षक बेरोजगार नहीं बैठता है, उसको भरपूर इनकम है, क्योंकि योगा की मान्यता विश्व में बढ़ी है। हर्बल मेडिसिन हम लोगों को दुनिया भर के लोग सिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण पूजक हमारे जैसा और दूसरा कौन है? हमारी शिक्षा में से हमारे संत महात्माओं ने, फिर एक बार महाराष्ट्र से आता हूं तो रेफरेंस आएंगे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी संत तुकाराम ने कहा है। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी ये सारे पेड़ पौधे हमारे रिलेटिव्स हैं। अब जब रिलेटिव्स है तब उसको काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अंदर जो तत्व है वही मेरे अंदर है। ये हमारे संत महात्माओं ने हमको बताया, सिखाया। ये दुनिया को बताने की आवश्यकता है, न कि दुनिया हमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए। अनाप शनाप अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जंगल कटाई कर दी, पर्यावरण को खत्म किया और वार्मिंग का खतरा निर्माण हो गया तो भारत को आकर लेक्चर देंगे। अभी स्वामी जी ने संस्कार की बात कही थी, तो हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा अमेरिका में कि आपके यहां पर व्यक्ति बड़ा या छोटा कौन डिसाइड करता है? तो आपका टेलर डिसाइड करता है। क्योंकि जो टेलर जो कपड़ा पहनेगा, वो कपड़ा जो आप पहनोगे उसमें आप सोचेंगे ये कितना बड़ा व्यक्ति, उसने कपड़े क्या पहने। हमारे देश में व्यक्ति बड़ा या छोटा ये संस्कार डिसाइड करते हैं। उसके अंदर जो शिक्षा दी गई है वो उस व्यक्ति को बड़ा या छोटा बनाते हैं। ये मूलभूत फर्क है। महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण, स्वामी विवेकानंद जी की फैन हो गई वहां की महिलाएं, सुंदर सुंदर महिलाएं। उनके विश्व के धर्म संसद में संबोधन के बाद एक महिला आई उनके पास और कहा, स्वामी जी विल यू मैरी मी, आप मुझसे शादी करेंगे क्या? तो स्वामी जी ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू मैरी मी? तो वो कहती है कि आप इतने तेजस्वी हो, आप इतने बुद्धिमान हो और मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं हूं। हमारी जो संतति होगी वो मेरे जैसी सुंदर, आप जैसी तेजस्वी और गुणवान होगी। आपका जैसा बेटा मुझे चाहिए, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिए। एक क्षण में वो स्वामी जी खड़े रहते हैं और उस महिला के पास जाकर बैठते, बताते हैं कि बस इतनी सी बात है, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, लो हो गया मैं तुम्हारा बेटा। उसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत है? अब ये महिला के प्रति दृष्टिकोण चाहे स्वामी जी का हो या कल्याण के सूबेदार ने लूट कर लाए सारे धन के साथ, कल्याण के सूबेदार की बहू को भी लूट कर लेकर आए और शिवाजी महाराज को पेश किया। शिवाजी महाराज गुस्सा होकर, क्रोधित होकर देखते और कहते हैं कि आबाजी ये आपने क्या किया? धन लूटना एक दूसरी बात है स्वराज्य के लिए शत्रु का, लेकिन आप महिला को लेकर आए और वो जाकर उस महिला को कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी मां तुम्हारे जितने अगर सुंदर होती तो शायद मैं भी सुंदर हुआ होता। ये कहानी बताई जाती है महाराष्ट्र में।
तो महिलाओं के प्रति का दृष्टिकोण भारत ने, और एक तरफ दूसरा वो विदेश है कि जहां पर देयर वाज नो शी गॉडेस, नो कंसेप्ट ऑफ शी गॉडेस। आपकी जानकारी के लिए विदेश की महिलाओं ने, यूरोपियन अमेरिकन महिलाओं ने आंदोलन किए सड़क पर बैठकर, इफ ही गॉड इज देयर देन व्हाई नॉट शी गॉडेस। हमारे यहां पर जब से भगवान की कल्पना की, वर्षों तक देवियां ही देवियां थी, देव तो थे ही नहीं। और इसलिए बाप्पा की आरती में हम लोग बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम हमारी माँ हो और तुम पिता भी हो। यू आर ऑल्सो माई फादर, यू आर नॉट माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर ऑल्सो माई फादर। ये महत्व माँ का हमारे देश में बताया गया। महिलाओं के नाम के साथ पुरुषों के नाम को जोड़कर पुरुषों के नाम रखे जाते हैं, चाहे सीताराम हो, राधे श्याम हो, जानकी वल्लभ हो। इसमें पहले सीता है बाद में राम है, लेकिन सीताराम येचुरी इसको नहीं समझ सके अपने सारे जीवन में। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है उनके तत्व ज्ञान की, महिला का जो महात्म्य बताने के लिए। इतना ही नहीं, तो हमारे यहां पर पति जो है पत्नी के नाम से पहचाना जाता है, पत्नी पति के नाम से नहीं पहचानी जाती। आप शिव जी के लिए जो प्रार्थना करते हैं क्या बोलते हैं? पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती का जो पति है, शिव की जो पत्नी है पार्वती, ऐसी उद्घोषणा नहीं है हमारे पास। हमारे पास सीतापति है, रमापति है, लक्ष्मीपति है। ये सारे नाम पुरुषों के हैं, लेकिन वो किसके पति है इसके नाम से वो नाम है। ये हमारे यहां पर महिला का महत्व था। लेकिन मैकॉले एजुकेशन सिस्टम और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण विनाश के स्तर पर हम लोग जाकर पहुंचे। न्यूड्स क्लब चलते हैं अमेरिका में, न्यूड्स क्लब चलते हैं। उस क्लब में आते हैं सब लोग निर्वस्त्र होकर आते हैं, कोई भी वस्त्र नहीं पहनता। और ऐसे एक न्यूड्स क्लब की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था, और उस सिल्वर जुबली के कार्यक्रम में उस राज्य के गवर्नर को उन्होंने बुलाया। और उन्होंने जो बुलाया तो गवर्नर ने कहा, देखो मैं तो किसी न्यूड्स क्लब का सदस्य नहीं हूं, तो मैं तो कपड़े पहनकर आऊंगा आपके कार्यक्रम में। बुलाने वालों ने कहा, आपको जैसा आना है वैसे आए, लेकिन हमारा तो निर्वस्त्रों का क्लब है, हम तो वैसे ही रहेंगे। तो ये जो गवर्नर था, ये मंच के अभी मैं भी ऐसे डायरेक्ट मंच के पीछे से आया ना, तो वो पीछे से गाड़ी से उतरते समय उस गवर्नर ने सोचा कि अरे वहां पर तो सारे बैठे होंगे निर्वस्त्र लोग, मैं अकेला वस्त्र पहनकर क्या करूंगा? क्योंकि वस्त्र पहनने वाले का महत्व वहां है जहां पर सब वस्त्र पहने हुए हैं। तो जब सब निर्वस्त्र है तो उसमें वस्त्र का क्या महत्व है? इसलिए उसने कपड़े अपने उतार के रख दिए गाड़ी में और सीधे मंच के सामने जाकर खड़ा रह गया। अब यहां क्लब के सभी लोगों ने एक विचार किया कि 25 वर्ष तो हम निर्वस्त्र ही घूमते हैं, आज गवर्नर वस्त्र पहनकर आए, उनके सामने हम कैसे निर्वस्त्र बैठे? चलो आज हम सब वस्त्र पहनकर आते हैं। तो वस्त्र पहनकर आकर बैठे और उनके सामने ये जाकर खड़ा रह गया। भारत की अवस्था ये हुई है कि सारा जीवन यूरोप, अमेरिका और पाश्चात्य देशों ने जिस तरह से अंधाधुंध अपने स्वार्थ में बिताए, उनको भारतीय संस्कृति का महत्व अभी समझ में आता है। और भारत जहां से ये विचार, संस्कृति, शिक्षा निकली है, वहां हम लोग खत्म होने के कगार पर जाकर पहुंचे और हम जाकर वो सब करने लगे जो हमने करना नहीं चाहिए था। उनकी बुराइयां हमारे अंदर आ गई, आज वो हमारी अच्छाइयां ढूंढ रहे। इसलिए योगा बोलने के, यस यस योगा योगा, वी आर इंटरेस्टेड इन योगा, व्हाट इज योर आयुर्वेदा इज ग्रेट, आपका जो कुछ है बहुत महान है। ये सब भाषण वो लोग करते हैं, मतलब वो कपड़े पहन रहे हैं और हम लोग निर्वस्त्र होते जा रहे हैं। इसको अगर रोकना है तो शिक्षा को, शिक्षा नीति को और हमारे चरित्र और व्यवहार को स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन करना पड़ेगा। और ये करने के लिए ये जो कुंभ है, इस कुंभ के आयोजकों को मैं अभिनंदन करता हूं। और आखिरी विचार रखकर विषय समाप्त करने से, चिट्ठी पहले ही आ चुकी है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की शक्ति और शक्ति का ज्ञान दोनों चीजें भगवत गीता में है और हमारे भारतीय ज्ञान में है। अग्रतश्चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरधनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि, भगवान परशुराम का श्लोक है
कि हमारे पास 4 वेद है, मतलब हमारे पास ज्ञान है और हमारे पीछे धनुष्य बाण भी है। कोई भी देश, कोई भी शत्रु हमसे मुकाबला करने आता है और वो मुकाबला अगर वाणी से मुकाबला करना चाहता है, चर्चा से मुकाबला करना चाहता है, तो हमारे पास वेद है, मतलब हमारे पास दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। लेकिन अगर वो आतताई बनता है, वो आक्रामक बनता है, वो आक्रांता बनकर आता है, तो हमारे पीछे धनुष्य बाण भी रखा हुआ है। इसका मतलब वी हैव पावर ऑफ नॉलेज, दैट इज ज्ञान, पावर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पावर एज वेल। ये दोनों चीजें हमारे पास है। लेकिन ये जब देखिए, मैंने हिंदी में बताया, आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई। जब मैंने इंग्लिश में बताया तो आपने तालियां बजाई। मैं अगर अभी कहूंगा ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड यूर सेल्फ, नेवर डाउनग्रेड यूर सेल्फ, बिकॉज यू आर ओनली योर एनिमी एंड यू आर ओनली योर फ्रेंड, आप तालियां बजाएंगे, बताएंगे तो मोटिवेशनल ट्रेनर है। लेकिन यही हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जब बताएंगे कि उद्धरेत आत्मानाम आत्मानम नात्मानम अवसाधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, इसका इंग्लिश अनुवाद मैंने बताया था। तो हमारा जो है उसको थोड़ा अच्छा ब्रांडिंग कीजिए, दुनिया को बेचिए, विश्व में चला जाएगा। देखिए, आपका ये ज्यादा तालियां जो होती है ना, इसका मतलब आप भाषण खत्म करो, आप समझो। तो ये व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर? A leader is that who is never annoyed by people and people never gets annoyed from them. That is a quality of leader. फिर एक बार, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयाः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यशमे प्रियः। भगवत गीता को इंग्लिश में बताइए। तो लास्ट नोट कि आप कितना भी अच्छा पैकेजिंग करो, भगवान इंटेंशन देखता है, और आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, दुनिया पैकेजिंग देखती है। तो हमारी भारत की शिक्षा नीति को दुनिया में अगर प्रभाव डालना है, दुनिया को बचाना है, तो भारत की विशुद्ध शिक्षा नीति बचा सकती है। लेकिन इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए, वैसे प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है विद्या भारती के माध्यम से चलने वाले ये सारे प्रयास और केंद्र सरकार के प्रयास और अनेक साधु महात्माओं ने चलाए हुए कार्यक्रम, इन सबको एकत्रित करके 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। और उसके सामने जो चैलेंजेस है वो जिहादियों के चैलेंजेस है। तो जिहादियों की हमको चिंता नहीं है, क्योंकि यही शिक्षा नीति माँ के माध्यम से जब बेटे के अंदर आती है तो उसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज निर्माण होते हैं। और जब शिवाजी महाराज रहते हैं तब ये सारे देश में चलने वाले जितने भी निजाम शाह, कुतुब शाह, आदिल शाह, औरंगजेब, सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक शिवाजी उनके लिए पर्याप्त होता है। और ऐसा शिवाजी बने, इस दृष्टि से हमारी शिक्षा नीति हम और हमारा कुंभ काम करे। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया, बहुत दूर से आया था, तो 10-15 मिनट बोलकर जाना मतलब मुझे ही ठीक नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।